दोस्तों, रतन इंडिया पावर की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। रतन इंडिया पावर, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे पावर सेक्टर से संबंधित कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, लेकिन शेयर की प्राइस समय सिंगल डिजिट में। वैसे तो फ्राइडे को इंट्राडे में 2 डिजिट में स्टॉक गया था, लेकिन जैसे कि बाज़ार ऊपर के लेवल से नीचे आया, ये स्टॉक भी फिर थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन अब रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है और क्या रिजल्ट के बाद स्टॉक बेहतर कर सकता है। पिछले दिनों इसमें शानदार तेजी बनी, स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया, लेकिन फिर आप देखो कि 20 रुपये के ऊपर जाके गिरावट का ऐसा माहौल बना कि स्टॉक नीचे आ गया। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की इस स्टॉक के अंदर, इसका मतलब यह है कि उनको भरोसा है और इसलिए निचले लेवल से फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे और क्या है आगे के रिजल्ट की संभावना उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन इंडिया के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 9.94 पर क्लोजिंग थी, 0.20% की गिरावट देखने को मिली। अब इंट्राडे में 10 रुपये के ऊपर चला गया था स्टॉक, फिर नीचे आया। उसके पीछे वजह है कि बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया। BSE सेंसेक्स फ्राइडे को 81,200 के स्तर पे पहुंच गया था, काफ़ी बेहतर किया था, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और बिकवाली के दबाव में फिर से क्लोजिंग 80,500 के आसपास रही, यानी ऊपर के लेवल से लगभग 700 पॉइंट की गिरावट हुई, जिसकी वजह से लगभग सभी स्टॉक नीचे आए। उसमें रतन इंडिया पावर भी थोड़ा नीचे आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है इसका 12.06 का है और उस लेवल से स्टॉक अभी आपको नीचे ही दिखाई देगा। इसमें लगातार इसमें गिरावट हुई है। 1 ईयर का इसका 21.10 का है, जो पिछले दिनों तेज़ी में ये बना था, और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बन गया। अब 3 मंथ का जो लो है इसका वो 8.44 का है और यही 1 ईयर का लो भी है 8.44। तो गिरावट में स्टॉक काफ़ी नीचे गया था, लेकिन रिकवर होकर एक बार फिर से 10 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। और 3 ईयर का लो इसका 2.80 का है, जो स्टॉक काफ़ी नीचे था। और 5 ईयर का लो यानी कोविड काल में स्टॉक 1.05 के आसपास था। तो 1 रुपये से 20 रुपये तक गया। स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अब स्टॉक वापस करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने जो कल एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अपने क्वार्टर फोर की तैयारी कर ली और इसलिए यहाँ पे बुधवार 7 मई 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर करेगी। साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी होगा। तो डेट आ चुकी है 7 मई। अब कंपनी ने इसके साथ में जो बड़ी जानकारी दी है कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 अप्रैल से ही क्लोज हो चुकी है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स के तहत एक बार रिजल्ट बनने के बाद ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, ताकि जो कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो या एम्प्लॉयज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से, कोई उस रिजल्ट का फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि उनको रिजल्ट के अंदर की सारी बातें समझ में आती है, रिजल्ट कैसा है उनको पता होता है, और इसीलिए ये रूल्स बनाया गया है। तो इसके तहत ट्रेडिंग विंडो क्लोज की गई थी। तो अब ये जो ट्रेडिंग विंडो है, यह देख सकते हो कि फ्राइडे को खुलेगी, यानी 9 मई को 48 घंटे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है, एक बार हम उसको पुराने साल भर के रिजल्ट को देखें कैसा रहा है प्रदर्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कंपनी के रेवेन्यू की, तो देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में यानी क्वार्टर 3 में 824 करोड़ का रेवेन्यू बताया था और सितंबर 2024 में ये 771 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा था। और दिसंबर 2023 में 888 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस हिसाब से रेवेन्यू देकर साल दर साल के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ था। अब बात करें खर्च की, तो 643 करोड़ का खर्च बताया था दिसंबर 2024 में। सितंबर में ये 589 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा। और बात करें दिसंबर 2023 की, तो खर्च 635 करोड़ के आसपास था और यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च कम हुआ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 90 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया दिसंबर 2024 में। सितंबर में 94 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ गिरा है दिसंबर के मुकाबले। सितंबर में ठीक था, यानी क्वार्टर 2 में बेहतर था।
और दिसंबर 2023 में ये 172 करोड़ के आसपास था। यानी 23 के मुकाबले अगर आप देखें तो 24 में प्रदर्शन उतना ठीक नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दिसंबर 2023 में काफ़ी बेहतर था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास था दिसंबर 24 में, जो सितंबर में 14% के आसपास था, लेकिन दिसंबर 2023 में ये 21% के आसपास था। यानी प्रदर्शन में कमी आई है। अदर इनकम 91 करोड़ के आसपास बताई थी दिसंबर 2024 में, जो सितंबर 2024 में 89 करोड़ के आसपास थी। और दिसंबर 2023 की बात करिए, देख सकते हो कि 82 करोड़ के आसपास थी। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 4 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था Q3 में, जबकि 2 में -1 करोड़, यानी आप देख लो कि लॉस था 1 करोड़ का। और यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2023 में कंपनी को 572 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था Q3 में पिछली बार। Q2 में 1 करोड़ का लॉस था। और यहाँ पे 2023 में 587 का भारी भरकम लॉस था। तो बड़े लॉस से कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आई है और वाकई में स्टॉक ने काफ़ी समय का बेहतर प्रदर्शन किया है। EPS फिलहाल इसका 0 है और हम कह सकते हैं आने वाले समय इसमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रतन इंडिया पावर की, तो 2014 के अंदर इंडिया बुल्स ग्रुप से इसको अलग किया गया, बिजनेस रीस्ट्रक्चर किया गया इंडिया बुल्स ग्रुप का, और जो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस था वो रतन इंडिया पावर के तहत आ गया। तो इसका रीनेमिंग की गई, आप देखें इंडिया बुल्स लिमिटेड का नाम बदल के रतन इंडिया पावर कर लिया गया। और रतन इंडिया पावर ग्रुप की बात करें तो इसका जो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है वो रतन इंडिया पावर के अंदर आए। और ये रतन इंडिया ग्रुप जो है राजीव रतन का ग्रुप है। और इस समय अगर आप देखें तो ये रतन इंडिया पावर एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, जो पहले इंडिया बुल्स ग्रुप की एक कंपनी हुआ करती थी। तो अब ये काम इसका बदल चुका है, नाम बदल चुका है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखो कि अनचेंज दिखाई देगी 44.06% के आसपास, जो लगातार बनी हुई है। ये होल्डिंग तो अच्छी है 44% पे छोटे पेनी स्टॉक में, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि काफ़ी सारे शेयर गिरवी, और वो है 88.65% के शेयर गिरवी। ये प्रॉब्लम जरूर है। FI की बात करें, उनकी होल्डिंग सितंबर में 4.39% थी, जो दिसंबर में 5.01% हुई और मार्च में 5.25% हुई। यानी FII ने लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है। बात DI की, कदम की 0.07% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 0.03% हुई, लेकिन मार्च में ये फिर से बढ़ के 0.15% हो चुकी है। तो DI ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.09% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर में 0.04% हुई, मार्च में ये 0.14% हुई। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है। यानी देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर के दरमियान मार्च में यहाँ पे FI, DI और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब शेयर किसके कम हुए, तो वो है जनरल पब्लिक के। 51.48% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये घट के 50.90% हो गई और मार्च में ये 50.54% हुई। यानी जनरल पब्लिक के शेयर FI, DI और म्यूचुअल फंड ने खरीदे। ये बात है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सके। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी किया, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने 7.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। इसके अलावा मीरा एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा यहाँ पे बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने यहाँ पे देख सकते हो कि 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट का निवेश यहाँ पे 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा। निवेश कुछ निवेश है, लेकिन ये निवेश काफ़ी कम मात्रा में है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है, और ये सारा है कि आने वाले समय रतन इंडिया पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।